बच्चों आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, आपका चैप्टर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। ठीक है, मतलब अगर इसका हिंदी करें तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, और अवर लाइफ लाइन हमारी लाइफ लाइन है। ठीक है, लाइफ लाइन का मतलब भाई कहते हैं ना जीवन रेखा। ठीक है, सो फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है। ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एक शाम को बूजो एक पार्क में एंटर हो रहा है एक बूढ़े आदमी के साथ, एक एल्डरली पर्सन के साथ, और वो सबको बताता है कि जो बूजो है अपने फ्रेंड्स को प्रोफेसर अहमद से मिलवाता है, जो कि एक साइंटिस्ट है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो सब बच्चे खेल रहे होते हैं और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पे बैठ जाते हैं। तो वो प्रोफेसर अहमद इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि अभी अभी वो एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में मतलब हिस्सा लेके आए थे। ठीक है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हिस्सा लेके आए थे, मतलब उनके टाउन, उनका जो शहर था, छोटा शहर था, उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। 50 साल पूरे हुए थे उस शहर को, सो उसकी सेलिब्रेशन से होके आए थे। और कुछ देर बाद वो सारे बच्चे जो खेल रहे थे वो भी उनके आजू बाजू आके बैठ गए और वो उनसे सेलिब्रेशंस के बारे में पूछना चाहते थे। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि कल्चरल प्रोग्राम आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भाई कल्चरल प्रोग्राम तो हो गया, पर वहाँ के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का मतलब बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी क्या होता है, जब काम नहीं होता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग होते हैं या मेहनत करने वाले लोग होते हैं पर उनके पास काम नहीं होता है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे तो प्रोफेसर अहमद हैं। सो प्रोफेसर अहमद ने बताया सब बच्चों को कि फिर बात हमारी ऐसे हुई, गांव वालों ने बोला कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है तो उसको क्लियर करके आप इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे और उस इंडस्ट्री पे काफी लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, मतलब काम मिल जाएगा। तो इससे हमारे जो गांव की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा हम फॉरेस्ट नहीं काटने देंगे। क्यों? उन लोगों ने बोला कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारा फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला, फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स and water purifying systems in nature and water purifying systems in nature। तो उन्होंने क्या बोला कि फॉरेस्ट एक ग्रीन लंग्स की तरह है। ठीक है, मतलब ग्रीन लंग्स पता है लंग्स का काम क्या होता है, प्यूरिफाई करने का काम होता है। लंग्स क्या करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को। ठीक है, सो जो फॉरेस्ट है वो भी लंग्स की तरह ही काम करते हैं। किसके लंग्स है, वो प्लांट्स के लंग्स है। फॉरेस्ट किसके लंग्स है, ट्रीज के, प्लांट्स के, जिसके भी लंग्स बोल लो। ग्रीन क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, सो फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर, और वो पानी को भी प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज्ड। तो अब सारे बच्चे हैरान हो गए। ठीक है, मतलब पहले अगर आप ऐसा सोचो कि कोई कह रहा है सिर्फ पेड़ तो काटने हैं, फॉरेस्ट ही तो काटने हैं, उससे काफी लोगों को काम मिलने वाला है, तो सब ऐसा सोच रहे हैं कि गांव वालों को इसमें क्या प्रॉब्लम है, पेड़ ही तो कट रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, सामने इतने सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, गांव वालों को वो नहीं दिखता है। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि किसी को पेड़ों के कटने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फॉरेस्ट के क्लियर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रोफेसर अहमद को पता लगा कि वो समझ गए कि इन बच्चों को फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, फॉरेस्ट किस काम आते वही नहीं पता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको मैं एक फॉरेस्ट दिखाने जाऊंगा। सो एक संडे मॉर्निंग सब बच्चे तैयार हो गए उनके साथ, और वो अपने साथ क्या क्या ले गए, नाइफ ले गए, हैंड लेंस का मतलब ऐसे लेंस से देखा जाता है वो,
स्टिक ले गए, मतलब स्टिक का मतलब छड़ी या आप कह सकते हो डंडा। नोटबुक ले गए और वो एक फॉरेस्ट, मतलब एक फॉरेस्ट में गए उनके विलेज के बाजू में ही। और रास्ते में ही उन्होंने टिब्बू देखा। टिब्बू है जो यंग बॉय है, लड़का है उन्हीं की एज का, बाजू के विलेज का है, जो वो हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट। वो अपनी आंटी के साथ गाय को चराने लेके जा रहा था। ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। अब वो एकदम मतलब एकदम बहुत ही कहते हैं ना, एकदम मन से वो इधर जो हर्ड को, जो वो झुंड था उनको इकट्ठा कर रहा था कैटल के। जब उसने बच्चों को देखा तो वो भी उनके साथ चलने लगा और उसकी आंट अलग पाथ पे गई। तो जैसे ही फॉरेस्ट गए वो लोग, तो टिब्बू ने अपना हाथ ऊंचा किया और उन्हें बोला कि चुप हो जाओ, क्योंकि जो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी आवाज से डिस्टर्ब हो सकते हैं। टिब्बू फिर उनको एक हाइट वाली जगह पे ले गया ताकि उनको फॉरेस्ट पूरा अच्छे से दिख सके, ऊपर से सारा नीचे सारा अच्छे से दिख सके। बच्चे सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें कोई जमीन नहीं दिख रही थी। अलग अलग ट्री टॉप्स थे। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। ठीक है, सो अलग अलग ट्री टॉप्स थे और उससे क्या था, जो ऊपर से कैसा दिख रहा था, अलग अलग मतलब पेड़ों के टॉप, मतलब अलग अलग हाइट्स थी पेड़ों की, और जो जमीन है उस पे पूरा एकदम ग्रीनरी था। मतलब सब कुछ अच्छे से ग्रीन नहीं था। द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज फ्लोइंग। मतलब एकदम शांति वाला वातावरण था और ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे काफी फ्रेश और हैप्पी हो गए। नीचे आके वो एक्साइटेड हो गए, जो उन्होंने बर्ड्स की और मतलब साउंड सुनी और कुछ उन्होंने नॉइज सुनी ट्रीज की। टिब्बू ने कहा कि भाई रिलैक्स करो क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमिनन है। ठीक है, रिलैक्स करो क्योंकि नॉर्मल फिनोमिनन है। लोगों मतलब क्या हुआ, सारे बच्चे थे ना, तो इसलिए कुछ जो मंकीज थे वो और ऊपर चले गए और ऊपर जाके उन्होंने बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया। मतलब जो मंकीज का ट्रीज था उसको ऊपर जाके उन्होंने और बर्ड्स के ट्रीज पे चले गए। क्यों गए? क्योंकि वो बच्चों से डर गए थे। मतलब ये क्यों कर रहे थे ऐसे मंकीज, ताकि दूसरे एनिमल्स को अलर्ट करें। एक पेड़ से दूसरे पेड़ क्यों चढ़ रहे थे, अपना पेड़ छोड़ के दूसरे पेड़ क्यों चढ़ रहे थे? वो बाकी एनिमल्स को वार्निंग दे रहे थे कि भाई अलर्ट हो जाओ, शायद तुम्हारे लिए खतरा है। क्योंकि उनको थोड़ी पता है इंसान घूमने ही आया है, उनको तो ऐसे ही होता है कि इंसान हमारा शिकार करने आया है। टिब्बू also told that many other like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest। कह रहा और अंदर जाएंगे ना, और ज्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़े से जंगली जानवर भी हमें मिलेंगे। कौन कौन से? बोर, बाइसन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन और एलिफेंट्स। ठीक है, ये सारे थोड़े से जंगली जानवर टाइप हैं। पर उस प्रोफेसर अहमद ने उनको पहले ही समझा दिया, तुमको ज्यादा अंदर नहीं जाना है, घने जंगलों में नहीं जाना है, जंगली जानवर के उसमें नहीं जाना है। बूजो और पहेली को याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट पढ़ा था। फॉरेस्ट कब पढ़ा था? क्लास 6 में। क्लास 6 में भी फॉरेस्ट करके चैप्टर था आपको। और अब उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट कैसे बहुत सारे एनिमल्स का एक घर है, होम है। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, कौन कौन से एनिमल्स अंदर पाए जाते हैं? एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकल्स, porcupine, elephants, live in the deeper areas of the forest. प्रोफेसर अहमद ने
उन्होंने समझाया कि भाई वो और अंदर घने जंगलों में जा सकते हैं। ठीक है, तो बूजो पहली को याद आया कि भाई उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई बहुत सारे लोगों का ये घर होता है। उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर है। अब हम पेज नंबर 208 पे आ जाते हैं। अब जहाँ पे बच्चे चल रहे थे फॉरेस्ट में, जिस एरिया में बच्चे चल रहे थे, वहाँ का जो लैंड था, वहाँ की जो जमीन थी वो अनइवन थी। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ थी। एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे। टीपू ने उनको कौन कौन से ट्रीज दिखाए? ये सारे ट्रीज के नाम है। फॉरेस्ट में जैसे हम सबके नेम्स होते हैं, हम सबके, वैसे ट्रीज के भी नेम होते हैं। उनकी भी अलग, मतलब किसी के पत्ते कैसे, किसी उस हिसाब से उनके नाम होते हैं। ठीक है, बहुत ही ये ट्री को पहचानना एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, जिसको आए उसके लिए, मतलब उसको थोड़ा सा आपको ट्री को समझना पड़ता है, आपको उसको पहचानने के लिए उसका नाम क्या है। थोड़े घने ट्रीज के नाम तो आपको पता होगा। रेगुलर ट्रीज तो देखते हो, जैसे बनियान ट्री है और फिर आसोपालव है। ठीक है, ऐसे थोड़े घने ट्रीज आप देखते हो रेगुलर डे टू डे लाइफ में। बाकी इस सारे ट्रीज अगर आप देखना चाहते हो तो फॉरेस्ट में थोड़ा जाना पड़े। सो कौन कौन से ट्रीज थे? सो बहुत सारे ट्रीज थे। साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बम्बू, कचनर। सो shrubs, herbs and grasses। सो देखो यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज थे। ट्रीज वर साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बाम्बू, कचनार। खैर, आंवला, बाम्बू, कचनार। तो ये सारे ट्रीज हैं। सो इस तरह से फिर द ट्री प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, और भी ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं। ठीक है, सो और भी चीजें हैं फॉरेस्ट में। देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ट्रीज और किस किस से कवर्ड हैं? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। मतलब फॉरेस्ट के अंदर एकदम डार्क डार्क दिखता है। ठीक है, मतलब आप क्योंकि इतने ज्यादा ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं तो जैसे सन को छुपा देते हैं। सो अभी एक एक्टिविटी दी हुई है आपको 17.1 पेज 208 पे। कह रहे हैं कि आपके घरों में बहुत सारी चीजें होंगी जो कि फॉरेस्ट की चीजों से बनी हुई होंगी। तो आपने बहुत सारे वुडन आइटम्स देखे होंगे, जैसे प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैस्टिक्स और फर्नीचर। तो आपको पता है कि गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिन आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो और भी चीजें हैं जो आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं। कौन कौन सी? गम, ऑयल, स्पाइसेस। सो कौन कौन सी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं? गम, ऑयल्स, स्पाइसेस मतलब मसाले। ठीक है, फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाने के लिए। ठीक है, एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, सो विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ठीक है, सो पेज नंबर 209 पे शीला ने कहा कि
शीला सोचती है, शीला एक बच्ची है उनमें से, तो वो सोचती है कि किसने ये ट्रीज उगाए किसने होंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी कुदरत है, और ट्रीज मतलब खुद ब खुद बहुत सारे बीज हो जाते हैं, और ट्रीज ही बहुत सारे बीज पैदा कर देते हैं और वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो इस तरह से वो सीडलिंग्स बन जाते हैं। ठीक है। इन नेचर ट्रीज trees produce enough seeds। ठीक है, ट्रीज के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। The forest floor provides favorable condition। The forest floor provides favorable conditions for them to germinate and develop into seedlings। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसी मतलब बहुत सारी कंडीशंस देखने मिलती हैं जिससे जो है द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जनरेट। वो मतलब सीड्स होते हैं ना, तो ऐसी कंडीशंस होती है कि वो खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं, फूटते हैं और सीडलिंग्स और सैपलिंग्स में डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ ट्रीज पे उगते हैं, मतलब कुछ ट्रीज में उग जाते हैं। ठीक है। सो सम ग्रो अप इनटू ट्रीज। ठीक है, मतलब सीडलिंग्स और सैपलिंग्स में डेवलप हो जाते हैं, सीडलिंग्स और सैपलिंग्स। ठीक है। सीडलिंग्स मतलब छोटे छोटे सीड्स फूटने लगते हैं, सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे फूटते हैं। ठीक है, तो सीड्स भी फूटते हैं और सैपलिंग्स। ठीक है, डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। और कुछ तो क्या बन जाते हैं, कुछ तो ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, सो सम ग्रो अप इनटू ट्रीज। तो देखो जो बीज गिरते हैं ना, जो फॉरेस्ट से बीज गिरते हैं, सो कुछ सीडलिंग्स बन जाते हैं, कुछ सैपलिंग्स बन जाते हैं और कुछ ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, कुछ सीडलिंग्स बन जाते हैं, कुछ सैपलिंग्स बन जाते हैं और कुछ ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मतलब क्या है, इस तरह से आप फॉरेस्ट हमें मतलब ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, ट्रीज कैसे मिलते हैं, तो मतलब नेचर में ट्रीज खुद ब खुद बीज, ऐसे बीज उसमें से गिरते रहते हैं। मतलब ट्रीज जो होते हैं उनमें से बीज गिरते रहते हैं। सो कुछ बीज सीडलिंग्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, कुछ सैपलिंग्स छोटे छोटे पौधों में डेवलप होते हैं और कुछ बड़े ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमें ट्रीज मिलते हैं। उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो ट्री का ब्रांची पार्ट होता है, ब्रांची पार्ट का मतलब जैसे देखो ये क्या है, जैसे ये मैंने बनाया। ठीक है, सो ये मैंने ट्री बनाया, आप लोग मत बनाना, मैं खाली बता रही हूँ। जैसे ये मेरा ट्री है। ठीक है, सो ठीक है, मेरे को बहुत नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, तो ये पार्ट है ना, ये सारा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्राउन। क्राउन, ऐसे क्राउन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब राजा का ताज, तो ये ट्री का ताज है। ठीक है, क्राउन। ये और ये पूरा स्टेम पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, स्टेम पार्ट, नीचे वाला। ठीक है,
ये जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने बच्चों को बताया कि ट्री का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो क्राउन कहलाता है। ठीक है। सो ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री above a stem is known as crown. Crown of the tree. ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कुछ जो लंबे ट्रीज होते हैं, ठीक है, कुछ टॉल ट्रीज होते हैं, उनकी जो द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। जैसे अब यहाँ देखो कोई लंबा ट्री है, ठीक है, कोई बड़ा ट्री है, ठीक है। सो ये समझो एक बहुत बड़ा ट्री है और नीचे छोटा कोई प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, ये नीचे छोटा कोई प्लांट है, ठीक है। सो अब जैसे इसकी जड़ें, ये भी आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं खाली समझा रही हूँ। अब इसकी ब्रांचेस है, क्या लिखा हुआ है, द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ, ठीक है। सो ब्रांचेस का मतलब इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। सो ब्रांचेस ऑफ इस तरह से भी ब्रांचेस होती हैं, ट्री की ब्रांचेस ऐसे भी होती हैं, ठीक है, इस तरह से, मतलब ट्रीज की ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे नहीं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ऐसे भी ब्रांचेस इस तरह से होती है ट्रीज की, ठीक है। सो फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती है ना ट्रीज की, ऐसे ये ब्रांचेस कहलाती हैं, ये ब्रांचेस, ठीक है। ऐसे ट्रीज की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है ना, वो दोरी तो अलग है, ठीक है, वो दोरी नहीं है। द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द ऑब्जेक्ट्स। सो ये जो ब्रांचेस हैं वो एक तरह से एक अलग जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके जैसे छत लगती है उनकी, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे उनके लिए छत है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए छत लगती है, ठीक है। सो द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज look like a roof over the other plants in the forest. It is called a कैनोपी। इसे क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से तो प्रोफेसर अहमद ने देखा कि ट्रीज के पास अलग अलग क्राउन्स होते हैं, तो उसे अंडर स्टोरीज कहते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग क्राउन्स होते हैं। जैसे जो सबसे नीचे होता है उसे अंडर स्टोरी कहा जाता है। अंडर स्टोरी देखो सबसे नीचे है, ये देखो जो कैनोपी है, कैनोपी सबसे ऊपर है और अंडर स्टोरी सबसे नीचे, पेज 210 पे है। सो कैनोपी सबसे ऊपर होता है और अंडर स्टोरी सबसे नीचे, ठीक है। कैनोपी क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो छत है छोटे प्लांट्स की, और अंडर स्टोरी सबसे निचली ब्रांच बोल सकते हो, ठीक है। सो अंडर स्टोरी क्या है, अंडर स्टोरी के लिए डेफिनेशन लिखते हैं। The canopy
क्रिएटेड different horizontal layers in the forest ठीक है। जो कैनोपी है उसमें अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनते हैं फॉरेस्ट में और दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। ठीक है, these are known as understories। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़े ट्रीज होते हैं सबसे ऊंचे होते हैं, फिर उनसे कम होते हैं श्रब्स, फिर उनसे छोटे ग्रासेस और उनसे छोटे हर्ब्स। ठीक है, सो लेयर्स। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता है? जायंट एंड टॉल ट्रीज। ठीक है, सबसे ऊपर जायंट और टॉल ट्रीज होते हैं, लंबे ट्रीज होते हैं। उनके नीचे कौन होते हैं? उनके नीचे होते हैं श्रब्स, उनके नीचे टॉल ग्रासेस और उनके नीचे होते हैं हर्ब्स। ठीक है, तो इस तरह से लेयर्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं। कैसे? तो देखो, सबसे ऊंचा है जायंट एंड टॉल ट्रीज, उससे नीचे श्रब्स, उससे नीचे टॉल ग्रासेस, उससे नीचे हर्ब्स। ठीक है, हाइट वाइज। ठीक है, हाइट वाइज पहले जो सबसे ज्यादा ऊंची हाइट होती है उसे ट्रीज कहते हैं, उनसे छोटी कम हाइट वालों को श्रब्स, फिर तो टॉल ग्रासेस, ऊंची ऊंची ग्रासेस, और फिर हर्ब्स भी होते हैं एकदम छोटे छोटे से। ठीक है, सो इस तरह से हाइट के हिसाब से ये इस तरह से डिवाइडेड है, लेयर्स। ठीक है, लेयर्स बोल सकते हो आप। सबसे जो ऊपर लेयर है वो जायंट ट्रीज है, फिर श्रब्स है, टॉल ग्रासेस है और हर्ब्स है। ठीक है, सो क्या हमें इस तरह के ट्रीज मिलेंगे हर फॉरेस्ट में? भूजो ने पूछा, तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मतलब ट्रीज में वेरिएशंस होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से एनिमल्स भी अलग होते हैं, मतलब हर जंगल में अलग होता है। ठीक है, हर जंगल में पेड़ अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन है ना, मतलब बटरफ्लाइज देख रहे थे और श्रब्स पे, हर्ब्स पे, तो उन्होंने ध्यान से देखा, तो मतलब उन्होंने देखा कि वो उनके हेयर्स पे डाली, मतलब हेयर नहीं होते इस तरह से, और ट्री का हेयर होता है। ठीक है, इस तरह से हेयर्स होते हैं। सो ये बटरफ्लाइज क्या कर रहे थे? उनके हेयर्स पे ऐसे चढ़ गए थे। ठीक है, क्लिंच कर रहे थे। हेड एंड क्लोथ्स एंड सीड्स एंड श्रब्स क्लिंगिंग इनटू देम। दे गेम अप्रो। फिर उन्होंने और क्या देखा? उन्होंने इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर, स्क्वायरल, एंड्स, और छोटे छोटे ट्रीज देखे, छोटे छोटे एनिमल्स देखे ट्रीज के बार्क पे। देखो इन्होंने क्या देखा? फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी और ब्यूटीफुल बटर फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। सो बटरफ्लाई कहाँ थी? तो बटरफ्लाइज कहाँ रहती हैं? बटरफ्लाइज रहती हैं फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स पे। ठीक है, सो बटरफ्लाइज कहाँ रहती हैं? बटरफ्लाइज फ्लटर मतलब फड़फड़ाती हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट्स
spiders, squirrels, ants, और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर कहाँ रहते हैं, लिव ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। बार्क का मतलब क्या होता है, बार्क का मतलब छाल, ट्रीज की छाल में रहते हैं। और बटरफ्लाईज फ्लटर, फ्लटर मतलब फड़फड़ाती हैं, कहाँ फड़फड़ाती हैं, फ्लावर्स पे, कि कौन से फ्लावर्स पे, श्रब और हर्ब के फ्लावर पे, ठीक है, श्रब और हर्ब के फ्लावर पे वो फड़फड़ाती हैं। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वायरल्स, एंड्स एंड वेरियस अदर एनिमल्स लिव ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। और ये सब कहाँ रहते हैं, ट्रीज के छाल में रहते हैं, ठीक है। प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, कहाँ रहते हैं, और प्लांट लीव्स, ठीक है, प्लांट के पत्तों पे रहते हैं, एंड ऑन द डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। डिकेइंग मतलब सड़ता हुआ, ठीक है, लीव्स, ठीक है, जो लीव्स टूट गए हैं, ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो जमीन पे जो लीव्स गिर के टूट गए हैं, कुछ एनिमल्स वहां पे भी रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वायरल्स, एंड्स और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, छाल पे रहते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज रहते हैं, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट फ्लोर था एकदम डार्क दिख रहा था, और किससे कवर्ड था, लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। So decaying matter was moist and warm, picked up various। तो जब वो चल रहे थे, जब वो जमीन पे चल रहे थे, फॉरेस्ट फ्लोर पे चल रहे थे, फॉरेस्ट फ्लोर मतलब जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, फॉरेस्ट फ्लोर कैसा था, डार्क कलर्ड था, और किससे कवर किया हुआ था, डेड और डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स, ट्विग्स मतलब छोटे छोटे वो गिरते हैं ना, ब्रांचेस वगैरह, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स, ठीक है, छोटे छोटे हर्ब्स मतलब ग्रास से भी छोटे। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला और गर्म था जो फॉरेस्ट पे चल रहे थे, ठीक है। सो फॉरेस्ट फ्लोर is dark colored and covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs, ठीक है, छोटे छोटे herbs। The decaying matter was moist and warm, ठीक है, जो सड़ा हुआ मैटर था वो moist and warm था। ठीक है, सो इस तरह से जो फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट मतलब एकदम कवर्ड थे सारे उससे, लीव्स वगैरह से, और एकदम गीले गीले थे, ठीक है। तो इसके बाद एक्टिविटी 17.3 है,
Dig a small pit, put vegetable waste and leaves in it, cover them with soil, add then some water. After 3 days, remove the upper layer. Does the pit feel warm inside? There are so many trees here. Also, there are many forests like this. What difference will it if we cut some trees for a factory? अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी करने बोली है आपको. क्या एक्टिविटी करने बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि एक पिट मतलब एक कहते हैं ना गड्ढा खोदो, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल वेस्ट डाल दो. वेजिटेबल वेस्ट का मतलब सब्जियों वगैरह का छिलका, और लीव्स इन इट, और लीव्स डालो, और फिर उसके ऊपर सॉइल मिट्टी डाल दो. ठीक है. एड सम वाटर, थोड़ा सा पानी डालो. आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और फिर कुछ दिन के बाद आप मिट्टी वापस खोल दो, तो आपको अंदर से गर्माहट महसूस होगी. सो गर्माहट क्यों महसूस होगी? क्योंकि अंदर इवन मिट्टी के अंदर भी डिकम्पोजर्स रहते हैं. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मिट्टी के अंदर वो रहते हैं, और वो जो आपने वेजिटेबल वेस्ट, सारा कचरा जो मिट्टी के अंदर डाला है, वो उस पे एक्ट करते हैं. ठीक है. वो रेगुलर एक खाद होती है मिट्टी के लिए. ठीक है. सो इस तरह से मतलब आप एक डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स सॉइल को क्या करते हैं? पोषण देते हैं. ठीक है. भले आप वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स का कचरा कुछ भी डालो, तो जो होता है सॉइल को वो पोषण देते हैं. ठीक है. पहली ने पूछा कि भाई इतने सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो थोड़े से अगर ट्रीज काट दिए तो एक फैक्ट्री के लिए तो क्या बड़ी बात है. पहली ने ऐसा पूछा. किससे? प्रोफेसर अहमद. कौन थे अहमद? वो थे एक साइंटिस्ट. तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा पहली ने कि इतने सारे ट्रीज दिख रहे हैं फॉरेस्ट में, थोड़े से अगर हमने तोड़ भी तो क्या. तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि भाई तुमने ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है. तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है. तो वही प्रोफेसर अहमद किससे पूछ रहे हैं? पहली से, कि तुमने पढ़ा है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में, तो तुमको पता है ना ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं. सो सारे एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कॉर्निवोर्स हो, वो प्लांट पे ही निर्भर करते हैं फूड के लिए. तो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं. सो जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट. इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक्स. सो ये क्या हुई? फूड चेन. क्या हुआ? फूड चेन. फूड चेन में क्या होता है? हर छोटा एनिमल बड़े एनिमल को खाता है, और अल्टीमेटली जो सबसे छोटा एनिमल है वो क्या होता है? वो होता है ट्री. ठीक है. एक पेड़ होता है, पेड़ को एक जानवर खाता है, फिर उसको दूसरा जानवर, उसको तीसरा, उसको चौथा, इस तरह से एक दूसरे को सारे जानवर खाते हैं, और इसे बोलते हैं फूड चेन. ठीक है. तो सबसे मतलब अगर फॉरेस्ट नहीं होगा या इनमें से एक भी एनिमल नहीं होगा तो फूड चेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. ठीक है. सो फूड चेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप समझो फॉरेस्ट हटा दोगे, ट्रीज हटा दोगे, तो फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है. सो इस तरह से फूड चेन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन. फूड चेन का एग्जाम्पल क्या है? फूड चेन का एग्जाम्पल सबसे पहले ग्रास. ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स. फिर इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ठीक है. तो फूड चेन के एग्जाम्पल क्या है? ग्रास होते हैं, ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, ईगल. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फूड चेन के. ठीक है. ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं. इंसेक्ट्स को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल खाता है. ठीक है. सो इस तरह से फूड चेन है जो फॉरेस्ट में पाई जाती है. सारी फूड चेन लिंक्ड हैं. अगर फूड चेन एक डिस्टर्ब होगी तो वो दूसरे को अफेक्ट करेगी. ठीक है. सो फॉरेस्ट का हर पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर आप एक पार्ट हटा दोगे तो सारे फॉरेस्ट के पार्ट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो जो प्रोफेसर अहमद है, उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई लीव्स आप तोड़ो फॉरेस्ट से,
फॉरेस्ट फ्लोर से उठाओ, सॉरी, जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे, जो फॉरेस्ट के जमीन पे ट्रीज गिरे पड़े, फ्लोर पे जो लीव्स गिरे पड़े हैं उन्हें उठाओ और उन्हें आप एक लेंस की मदद से देखो, लेंस मतलब लेंस की मदद से देखो और उनको अंदर क्या दिखे, टाइनी मशरूम्स दिखे ओवर द डिकेइंग लीव्स, मतलब उन लीव्स के ऊपर उन्हें क्या दिखे, टाइनी मशरूम्स, छोटे छोटे मशरूम्स दिखे और उसके ऊपर उन्हें दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपेड्स, एंड्स एंड बीटल ऑन देम, उनके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सो उन्होंने सोचा कि इन लीव्स पे ये रह कैसे रहे इतने छोटे मकोड़े। तो प्रोफेसर ने बोला कि ये तो दिखते हैं आपको, ठीक है, ये तो आपको कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स, पर कैसे कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी के अंदर जो आपको दिखते भी नहीं है, उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने अभी अभी बात की ना कि आप मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को पोषण देने का काम करते हैं, मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में ऐसे मिट्टी को खोदते रहते हैं, उसको पोषण देते हैं, ठीक है। सो मशरूम एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स they feed upon dead plants and animal tissue and convert them into dark color substance called humus, HUMUS। humus क्या है, so humus क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमस के बारे में मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। हमस HUMUS, हमस क्या है, हमस, सो हमस क्या है, मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus। देखो हमस क्या होता है, HUMUS, हमस क्या होता है, हमस की वजह से क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमस HUMUS, सॉइल को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, तो देखो जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्राणी जो आपको लेंस से या माइक्रोस्कोप की मदद से ही दिखेंगे। तो ये छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखते ही नहीं है, पर होते छोटे हैं, पर काम इनका बहुत बड़ा होता है। मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, मरना मतलब मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं मिट्टी में, एनिमल्स मर जाते हैं, कई कई दिनों तक ऐसे पड़े सड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे एक्ट करते हैं, उन पे अपना प्रोसेस करते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको ऐसे उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब एकदम डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसे डिकम्पोज करते हैं कि वो जो मरे हुए प्लांट और एनिमल है एकदम मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। और जब वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो उनकी जो शरीर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सॉइल को मिल जाते हैं, मिट्टी को मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पोषण मिलता है सॉइल को। सो आप तो ये हमस, इसे हमस कहते हैं, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से जो आप पोषण तैयार कर रहे हो मिट्टी के लिए, ठीक है, मिट्टी के लिए आप क्या तैयार कर रहे हो, पोषण, किसकी मदद से, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे एकदम छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें मशरूम भी है, ठीक है, मशरूम भी एक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मशरूम। और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सो मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। और टिश्यूज का मतलब भाई मतलब हर इंसान, हर प्राणी, हर एनिमल, एक प्लांट एक सेल का बना हुआ है, एक छोटे सेल का बना हुआ है।
बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, ठीक है। सो फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड हम्मस, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम्मस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग आवर टुडेज टॉपिक। ये है डार्क कलर सब्सटेंस वाले, एकदम डार्क सब्सटेंस होता है, ठीक है। पेज नंबर 212 पे हम्मस तक, पेज नंबर 212 पे फर्स्ट पैराग्राफ है, हम्मस वहां तक, ठीक है। HUMUS, ह्यूमस भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ हम्मस बोलते हैं, जैसे आप बोलो। पेज नंबर 212 पे फर्स्ट पैराग्राफ तक है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमस या हम्मस इम्पोर्टेंट कैसे है भाई, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, और भाई किस तरह से क्या फायदा होता है प्लांट्स को इससे, ठीक है। तो एक फायदा तो आपने देख लिया हम्मस का कि वो जो देखो अगर ये जानवरों पे एक्ट नहीं करते, समझो कोई जानवर मर जाते हैं और अगर ये जानवर वैसे एक्ट नहीं करते तो जानवर कितनी मतलब स्मेल देते, ठीक है, मतलब पड़े रहते इतनी स्मेल होती, तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो इसे थोड़ा करके पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से सो वी आर एंडिंग पेज नंबर 212 पे फर्स्ट पैराग्राफ ह्यूमस पे हम एंड करते हैं, ठीक है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, इससे आगे हम करेंगे। हमने बहुत ज्यादा चैप्टर कर लिया है, प्लीज टू रीड इट प्रॉपरली, अच्छे से सारा रीड करना, बहुत इजी चैप्टर है, जीके टाइप चैप्टर है, वंस अगेन मैं बोलूंगी। एंड जितना मैंने लिखा है प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, लिसन द लेक्चर वेरी प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चले, थैंक यू।